हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा कि इस साल की टॉपर जो है वो शक्ति दुबे है। तो आइए इनकी कुछ बेसिक डिटेल लेते हैं और उसके बाद 2022 और 2023 में इन्होंने किस तरीके के आंसर लिखे थे वो देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग पाएगा कि 2024 के अटेम्प्ट में जो इनकी रैंक 1 आई है वो किस तरीके से आई है। तो कुछ बेसिक डिटेल पहले देख लेते हैं। इनके ऑप्शनल की बात करें तो PSIR इनका ऑप्शनल था। ये इनका 5th अटेम्प्ट था और 2023 का जो फाइनल रिजल्ट था इनका 12 मार्क्स की वजह से रह गया था। और कुछ बेसिक डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ग्रेजुएशन इन्होंने कहाँ से किया है, स्कूलिंग वगैरह इनकी कहाँ से हुई है। इसमें आप देख सकते हो कि 3 चीज़ों पे स्टार बना हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि रैंक 1 इनकी आ चुकी है, पहला तो ये है। दूसरा, इन्होंने स्टार्ट किया था 2018 में। और तीसरा, इनकी एज है 28 हो चुकी है। अब ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि 30-32 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और वो प्रेशर कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट पे होगा जो इस जर्नी में इन्वॉल्व है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर रैंक 1 5th अटेम्प्ट में कोई बन सकता है और 28 साल की उम्र में कोई रैंक 1 ला सकता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन वाली थोड़ी बातें होगी, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 6 साल से अगर कोई लगा हुआ है तो बिना डिसिप्लिन के वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। और इनके केस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि इनकी इम्प्रूवमेंट हुई है और कहाँ ये कट ऑफ रह जा रहा है इनका 12 मार्क्स से, और अगले ही साल इनकी रैंक 1 आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे कहीं ना कहीं हमें सीख लेके आगे अपने कर्म को करना चाहिए। और जिस भी फेज़ में अभी आप हो प्रिपरेशन के, वहाँ से चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। तो बहुत हो गई मोटिवेशन वाली बातें, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये देख सकते हो आप, शक्ति दुबे, मीडियम इनका इंग्लिश है, मोड ऑनलाइन है। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों जगह सेम आप देख सकते हो। और ये रही डेट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एग्ज़ाम 2022 में दिया हुआ है, 8 दिसंबर 2022, और ये एग्ज़ाम 8 सितंबर 2023 में दिया हुआ है। तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम कंपेयर करने वाले हैं या फिर किन क्वेश्चन से हम एक आइडिया लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 2022 में लिखा हुआ है और ये जो है 2023 में लिखा हुआ है। 2022 वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ 2023 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस। तो दोनों क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के हैं और कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आंसर किया और क्या कुछ इंप्रूवमेंट रही है इनकी। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और एक बेसिक सी डेफिनेशन है। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की डेफिनेशन देके, और इन्होंने बताया कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसको नहीं परफॉर्म करना चाहिए वो एक्शंस जो इंटरमीडिएट या फिर लोकल लेवल पे किए जा सकते हैं। और इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है कि एनी एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड एट द लोकल लेवल शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे इन्होंने भी सिमिलर ही डिफाइन किया है। आगे इन्होंने ऑब्जेक्टिव की बात की है और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, जो कि यहाँ से समझ में आ रहा है, लेकिन एक कीवर्ड यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। अब एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग दिखेगी आपको कि इनके आंसर में हेडिंग्स नहीं है। अब 24 के अटेम्प्ट में इन्होंने किस तरीके से आंसर लिखे वो कॉपीज आने के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी तक अगर देखें तो दोनों ही आंसर में हेडिंग इन्होंने नहीं बनाई है प्रॉपर। आगे बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि डिसीजन जो है वो लोगों के साथ क्लोजली होके लिया जा सकता है, ये एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा ये बता रहे हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन पॉलिसी मेकिंग। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो अगर एक ही ये लिखते तो भी चल जाता। इसके बाद सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं ये, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं मासेस के पास, फिर डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक्स है यहाँ पे देख सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं। आगे बढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंस की जो बात करनी थी इंडिया के अंदर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर हेडिंग यहाँ पे भी नहीं है। पहला पॉइंट ये क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी जो है वो वैदिक पीरियड में भी देखने को मिला है, यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हड़प्पन पीरियड में भी देखने को मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब ये पॉइंट सही तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है उसका सिंपल सा मतलब है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो लोवेस्ट जो लेवल है ना उस पर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई काम वहाँ पे हो सकता है तो आप डिसीजन मेकिंग वहाँ पे दे दीजिए।
इस प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब ये होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है डिसीजन मेकिंग एट द लोवेस्ट अप्रोप्रिएट लेवल। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिली है, अगर होंगी भी तो इतना कंक्रीट नहीं कह सकते हम कि ये चीजें होंगी। वो आप कह सकते हो कि सिटी प्लानिंग है उस तरीके की, लेकिन ये वाली चीज वहां पे है या नहीं वो देखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग की जो बात हो रही है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं गलत है। आगे बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। फिर आगे ये कुछ इश्यूज की बात कर रहे हैं कि कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है विच इज प्लेग्ड बाय सेवरल इश्यूज लाइक फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। अब यहाँ पे एक सेपरेट हेडिंग इनको देनी चाहिए थी अगर ये इश्यूज को टारगेट कर रहे थे तो, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। सिमिलर केस यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हेडिंग मिसिंग है। तो इश्यूज देख लिया आपने, एक्चुअल रियल पावर, डिपेंडेंसी ऑन स्टेट्स, ये सारी चीजें इन्होंने दी है। एक और चीज यहाँ पे मिसिंग है, इश्यूज तो इन्होंने बता दिए, वे फॉरवर्ड इनको देना चाहिए था जो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। आगे फिर वही बातें हो रही है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर, और सेकेंड एआरसी में जो है एक्टिविटी मैपिंग की बात की गई है, वो भी प्रमोट करने की बात करता है या वो भी रिकमेंड करता है। तो सेकेंड एआरसी की 6th रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंशन करती है कि आप डिसीजन मेकिंग जो है वो ग्रास रूट लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे दीजिए। तो ये पहला आंसर हो गया। ये 2022 में इन्होंने लिखा था, तो आप देख सकते हो कि कितनी मिस्टेक है, क्या गलतियां हैं, सारा कुछ हमने देख लिया। बात करें 2023 वाले आंसर की, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी की बात करनी है और कुछ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस देखने हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक सी चीज़ है कि आर्टिकल 13 में जो है इस चीज़ की बात की गई है और कहीं ना कहीं ये डिराइव वहीं से किया गया है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन। तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट से आप बचने की कोशिश करते हो। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग मिसिंग है यहाँ पे, इनको हेडिंग देना चाहिए था, लेकिन चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करनी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो ये चीज़ यहाँ पे तो कर सकते हैं कि हेडिंग अगर नहीं दी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ये बता रहे हैं कि कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस होते हैं उनको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब भी यही है कि जो डिस्प्यूटेड प्रोविजंस होते हैं किसी भी एक्ट में उनको जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, पूरे एक्ट को हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करते। तो ये सेवरेबिलिटी को आप सेपरेबिलिटी भी कहते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों को सेपरेट कर दिया जा रहा है, जो वॉइड है और जो लीगल है। तो पहला पॉइंट इन्होंने वही डिफाइन किया उसको। अगले पॉइंट में भी इन्होंने वही बात कही है कि इंटायर लॉ को हम स्ट्राइक डाउन नहीं करते, सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जो है वहां से हटाते हैं या उस पोर्शन को हटाते हैं। तो ये सिंगल पॉइंट में रख सकते थे दोनों पॉइंट को, लेकिन इन्होंने अलग अलग मेंशन किया। आगे बढ़ेंगे तो आगे इन्होंने फिर वही बात कही है कि रिमेनिंग लॉ जो है अगर वो सेंस बनाता है तो इट कैन बी हेल्ड वैलिड। वही सेम चीज़ है, रिपीट करके यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं एक ही चीज़ बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे केसेस की बात हो रही है, यहाँ पे इनको हेडिंग मेंशन करना चाहिए था जो कि मिसिंग है। डायरेक्ट ये ए.के. गोपालन केस पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वॉज हेल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ए.के. गोपालन केस में ये डॉक्ट्रिन नहीं दिया, ये डॉक्ट्रिन देखने को मिला है आरएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि ये पॉइंट गलत हो जाता है। और आगे चल के यहाँ पे इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है कि कैसे ये इंश्योर करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बना रहे। अब ये पॉइंट भी यहाँ पे गलत है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी लेट देखने को मिला है हमें। तो ए.के. गोपालन केस की बात करें तो ये 1950 में देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें कहीं ना कहीं केशवानंद भारती वाले केस में देखने को मिल रहा है, जो कि 1973 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो कि ये चीज़ भी इन्होंने गलत मेंशन की है। आगे बढ़ेंगे, फिर इन्होंने वही चीज़ मेंशन की है कि अगर कोई पोर्शन कॉन्ट्राडिक्शन में होता है तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है जो यहाँ पे देखने को मिली थी। यहाँ पे अभी क्या कर सकती थी, यहाँ पे मिनर्वा मिल्स वाले केस को मेंशन कर सकती थी, जहाँ पे हमें 42nd अमेंडमेंट में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली है कि कैसे वहाँ पे स्ट्राइक डाउन किया जा रहा है एक पार्ट को। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकती थी यहाँ पे, और भी केसेस मेंशन कर सकती थी ये। इसके पहले की अगर बात करें तो ये सज्जन सिंह वाला केस मेंशन कर सकती थी, या फिर गोलकनाथ वाला केस यहाँ पे मेंशन किया जा सकता था। तो इस तरीके से मेंशन तो किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया नहीं है। फाइनली यहाँ पे कंक्लूड करती है और वही बेसिक सी चीज़ है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनी रहेगी इससे, और ये काफ़ी बार यूज़ किया जा चुका है जुडिशरी से।
तो इस तरीके की चीज़ें बता के इन्होंने कंक्लूड किया। तो देख सकते हो कि इस तरीके का आंसर है। यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन की जा सकती थी, स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता था, पॉइंट्स अच्छे हो सकते थे, लेकिन क्लियरली आपके सामने आपको दिख रहा है कि 22 में और 23 में किस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस थी। और आई एम श्योर कि इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट की होगी अपने आने वाले अटेम्प्ट में, बिकॉज विद दिस आंसर देर इज़ नो वे कि इनकी रैंक 1 आती। तो इम्प्रूवमेंट तो इन्होंने बहुत की होगी, मेहनत भी बहुत की होगी। इससे आप एक लेसन ले सकते हो कि आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर करते रहना, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना, और एक टाइम आएगा जिसमें आप भी क्रैक कर लोगे और वो सक्सेस आपको भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। और रैंक 1 की कॉपीज़ आपने देखी, आगे आने वाले टाइम में हम और टॉपर्स की कॉपीज़ को देखेंगे, और इनकी अगर 2024 वाली कॉपीज़ मिलती है तो उनको भी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे 22-23 में इनकी आंसर की क्वालिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अचानक से 24 में ये ऐसा क्या कर रही है कि इनकी आंसर की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जा रही है कि रैंक 1 इनको मिल जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले टाइम में, और आंसर राइटिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, चैनल पे पुराने टॉपर्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, तो वो आप तब तक चेकआउट कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।